आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड व्हिच डिजॉल्व इन एल्कली। तो कह रहा है हमें उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे और एल्कली यानी क्षार में डिजॉल्व हो जाए यानी घुल जाए। ऐसे कंपाउंड की हमको पहचान करना है जो ये 4 विकल्पों में दिया गया है। तो देखिए इस चैप्टर में हमने कहीं भी हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। हो सकता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी कार्बनिक रसायन उसमें कहीं आगे दिया हो, परंतु इसे फिर भी डाउट में रख दीजिए। अगर नहीं होगा आपके कोर्स में तो फिर हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो चूंकि आगे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है और क्यों एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, या डिजॉल्व किस में नहीं होगा और किस में होगा, और होगा तो क्यों होगा। ये बातें अगर हम लोग समझ लें तो सारी कहानी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। तो जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। तो 6,6H5SO2Cl यही हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की हम जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में जो दिया गया है इसी में से रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, यानी ये 1 डिग्री है, एक ही बांड है। ये 2 डिग्री है, 2 बांड हैं देखिए। ये 3 डिग्री है, 3 बांड हैं देखिए। तो अब हम एक एक रिएक्शन कराएंगे और समझेंगे कि रिएक्शन से उत्पाद क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और आखिर क्यों एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो द रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट यानी C6H5SO2Cl विद प्राइमरी अमीन यील्ड एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो जब हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट यानी C6H5SO2Cl किसी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो एन एथाइल बेंजीनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। और नॉर्मल प्राइमरी अमीन का मतलब क्या है कि जब हम अमीन को लिखेंगे तो सिर्फ सिंगल बांड होना चाहिए, अगर डबल बांड है तो सेकेंडरी अमीन, ट्रिपल बांड है तो टर्शियरी अमीन। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है। ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक बांड है, यहाँ 2 बांड है, एक इधर एक इधर, यहाँ 3 बांड है, एक इधर एक इधर एक ये नीचे। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तब रिएक्शन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन सल्फोनामाइड को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोगों ने इस तरह से लिखा, बेंजीन रिंग लिखा, फिर ये SO2 है तो यस डबल बांड O, डबल बांड O, फिर ये Cl है तो Cl लिखा। सल्फर जो होता है उसमें 6 बांड हो सकते हैं। तो देखिए एक बांड बेंजीन के साथ, एक बांड Cl के साथ, 2 बांड ऑक्सीजन के साथ, इधर 2 बांड ऑक्सीजन के साथ, तो 2 2 4 5 1 6 बांड पूरे हो गए। अब हमारा प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराना है, यानी CH3CH2NH2 ये प्राइमरी अमीन है जो हमको ऑप्शन में दिया गया है। तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो इसको भी तोड़ के लिखेंगे तो C2H5N, एक H यहाँ पे जुड़ेगा, एक H यहाँ पे जुड़ेगा।
अब जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होगी तो ये जो एक हाइड्रोजन है इस Cl के साथ मिल करके HCl बना देगा। तो जब एक हाइड्रोजन निकल के HCl बना देगा तो अब हमको ये बेंजीन के साथ H डबल बॉन्ड O N एक ही H बचेगा, ये वाला H बचा, C2H5 हो गया, इधर HCl बन गया। नाइट्रोजन में देखिए 7n14 हम लोग लिखते हैं, यानी 2,5। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बांड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इस तरह, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमारा चला गया इसके साथ। तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन बांड में भाग ले रहे हैं, 2 बच जाएंगे। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पर ये N जुड़ा है और N के साथ ये एथिल ग्रुप है, C2H5 एथिल ग्रुप है, CH3 मेथिल ग्रुप है, तो एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हो गया इसका नाम। सॉल्यूबल इन एल्कली, ये क्षार में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को देना यानी H+ जाएगा, H+ का मतलब एसिड, OH- का मतलब बेस, तो H+ जाएगा तो OH- जहाँ पर होगा उससे रिएक्शन करेगा यानी घुल जाएगा। अगर ये H+ नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी। अब देखें इस तरह से ये प्राइमरी अमीन के साथ एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है, जो कि सॉल्यूबल इन एल्कली, जो कि एल्कली में सॉल्यूबल है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट यानी C6H5SO2Cl विद सेकेंडरी अमीन यानी C2H5, इधर CH3 है, NH है, गिव एन एथिल एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। एक तो एथिल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो N एथिल हो गया, फिर एक ग्रुप मेथाइल जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ तो N मेथिल हो गया बेंजीन सल्फोनामाइड। एथिल पहले लिखा है, मेथिल बाद में लिखा है, क्योंकि एथिल में E ABCD लिखने में पहले आता है और M बाद में आता है। इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो यहाँ पर फिर हमने रिएक्शन कराई तो C6H5SO2Cl को इस तरह लिखा फैला करके और सेकेंडरी अमीन को इस तरह लिखा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसको वो किया बांड को ध्यान देना है, जैसे आप कहें यहाँ पर 3 बांड हैं तो टर्सरी होगा, ऐसा नहीं है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन जब जुड़े होंगे तब बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्राइमरी अमीन है ये वाला, क्योंकि एक तरफ कार्बन एक जुड़ा हुआ है बांड से। ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 तरफ कार्बन जुड़े हैं, हाइड्रोजन से नहीं मतलब है। यहाँ पर देखिए टर्सरी है क्योंकि 3 तरफ कार्बन जुड़े हैं, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे समझना है, इस बात को हमें ध्यान देना। तो आप देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब सेकेंडरी अमीन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन निकल करके इस Cl के साथ फिर HCl बना लेगी इस तरह से। ये HCl बन गया और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये इस तरह से ये पूरा नाइट्रोजन यहाँ पर जो सल्फर का बॉन्ड फ्री होगा उससे जुड़ जाएगा। ये इनसॉल्यूबल इन एल्कली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H एटम। देखिए यहाँ पर कोई भी H एटम अब नहीं बचा है, तो जब कोई H एटम ही नहीं बचा है तो फिर ये H+ देगा ही नहीं, तो क्षार के साथ घुलेगा ही नहीं। अब जो 3 डिग्री अमीन है उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, आप देख लीजिए 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होंगी जो प्राइमरी और सेकेंडरी में हुई हैं, इसलिए 3 डिग्री अमीन डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, इसलिए वो हिंसबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं करेगा।
तो अगर आगे पढ़ेंगे आपके कोर्स में होगा तो इसे हम ध्यान देंगे, नहीं तो हटा देंगे। वैसे जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म, वो समझना था, वो हमने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। कह रहा है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन से। ऐसा क्यों है, इस बात को हमको समझाना है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है कार्बोकेटायन में, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जब हम टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बनाते हैं तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन में यह देखें कार्बोकेटायन इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए CH3 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। हमने आपको बताया था कि ये कार्बोकेटायन है तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो हमारे पास 3 अल्फा कार्बन है, इससे दूसरे नंबर वाले, इसको पहला माना जाए तो दूसरे वाले, या यूँ कहें बगल वाला। तो 3 अल्फा कार्बन है और उनसे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। अब यहाँ देखा जाए तो इसके बगल वाला एक ये है और एक ये है। अगर इनको देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, यानी हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन में। तो जाहिर सी बात है इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 5 ही हैं। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, इस वजह से टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए 3 तरफ कार्बन जुड़े हैं इसलिए टर्शियरी है, 2 तरफ कार्बन जुड़े हैं ये कार्बोकेटायन से, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है। 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल कहा गया है। तो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है हमारी, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। इसको NCERT में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्रोमेटोग्राफी जो हेडिंग शुरू हुई तो इसके 2 पार्ट हो गए हैं। एक है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो हमने NCERT में प्रूफ देख लिया कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है या पार्ट है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन 4 आइन इज। तो पहले हमें पेंट 2 इन और 4 आइन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पेंट कहा है, इसका मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या है पेंट। अब मान लो इधर से गिनती शुरू किया इस तरह से, तो 5 कार्बन हो गए। अब 5 कार्बन में पेंट दूसरी पोजीशन पर इन है, चौथी पोजीशन पर आइन है, यानी दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, चौथे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब इनमें कार्बन की बैलेंसी पूरी कर लेते हैं। तो 3 बॉन्ड तो 1 4 करना है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, 1 2 3 4 इधर पूरा हो गया, 1 2 3 4 इधर हाइड्रोजन जोड़ के पूरा कर दिया। इधर 1 2 3 1 हाइड्रोजन जोड़ के इसको पूरा कर दिया, 1 3 हाइड्रोजन जोड़ करके इसको पूरा कर दिया। कार्बन की 4 हमें संयोजकता पूरी करना। अब देखिए नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि सब को तोड़ करके लिखना है, कोई भी छूटने न पाए। अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो गलतियों की बहुत संभावना है। इस बात को ध्यान दीजिए कि छोटी छोटी बातें हैं,
आप समझते नहीं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तोड़ कर लिखना है, हमसे बहुत बार गलत हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं एक आधा हाइड्रोजन आपसे छूट जाएगा, इसलिए सारे बॉन्ड को तोड़ करके लिखना है। तो देखिए 3 1 4, 2 1 2 4, 2 1 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, सारे बॉन्ड कंप्लीट हैं कार्बन के। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, और जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा, बाकी सब पाई होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और 2 पाई, ये 2 डबल बॉन्ड बचेंगे इसको छोड़ के, एक सिग्मा ये। अब देखिए कोई छूटा नहीं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारे सिग्मा बॉन्ड है, 11 सिग्मा बॉन्ड है, और एक ये और 2 ये 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 2 1 ये 3 पाई बॉन्ड है, और 11 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें देखते हैं कोई एग्जाम्पल नहीं है, गलती हो रही कहीं, इसीलिए कहते हैं तोड़ लीजिए, नहीं गलत हो जाता है। तो 1 2 3, अच्छा ये 4 जगह लिख गया, ये गलत हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड और 3, एक ये और 2 ये 3 पाई बॉन्ड, ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, कह रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए फिर यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात आ रही है, तो फिर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन होगा, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, वही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी समझना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सी वाला विकल्प हमारा एक करेक्ट है। तो सी वाला क्यों करेक्ट है इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पहला विकल्प है, इसमें कार्बन से 3 जुड़ गए, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, इसके बगल वाला जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगा। तो इधर हमारे कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अगर देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। इस पर देखिए इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 ये और 2 ये 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस पर अगर देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, 3 ये है, 2 ये, 5 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। तो 3 4 5 एक एक बढ़ते जा रहे हैं। और डी वाला विकल्प अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर केवल अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा 5 ये सी वाले में है। तो इस प्रकार से देखिए सी ऑप्शन में चूँकि 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मोर स्टेबल होगा। तो ये चीज़ हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एमंग द गिवन कार्बोकेटाइन, ये वाला मोर स्टेबल है, बीइंग ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दे कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट, यानी माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इस आधार पे हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में एक क्रम लिखा गया है और उस क्रम के हिसाब से
आप लोगों को ये समझ लेना है कि क्रम क्या है। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, फ़ोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। तो इज करेक्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इज वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है कि सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता है, और जो जितना ज़्यादा खींचेगा उसे हम उतना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक मानेंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लीस्ट, इट अटैक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज क्या होगा, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन। तो उसी क्रम से हमको पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू द मोस्ट स्टेबल। अब फिर देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है हमको बताना है। तो कौन सा मोस्ट स्टेबल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सी वाला विकल्प है, सी वाला है, ये मोस्ट स्टेबल है, और कैसे है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सी वाला है इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर जो एक NO2 ग्रुप लगा है, तो चूँकि नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन हमारा NO2 ग्रुप शोइंग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर, विद का मतलब होता है साथ में रखने वाला, तो अपने साथ में रखने का प्रयास करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए -I के रूप में इसको हम लोग वो करेंगे। तो -I ग्रुप एक जुड़ा हुआ है। कह रहा है द कार्बोकेटायन डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रो ग्रुप आर हाईली अनस्टेबल। ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो चूँकि डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए हाईली अनस्टेबल है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन, और इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो वही कह रहा है कि द कार्बोकेटायन डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रो ग्रुप आर हाईली अनस्टेबल, एज वी कैन सी इन ऑप्शन बी एंड डी। तो ऑप्शन बी और डी में हम लोग देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है और डी में डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है। तो ये तो हमारा हाईली अनस्टेबल हो गए। अब आगे क्या कह रहा है कि इन ऑप्शन ए आल्सो आफ्टर रिजोनेंस द कार्बोकेटायन फॉर्म इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रो, सो इट इज आल्सो अनस्टेबल। अब देखें यहाँ पर अगर पहले ग्रुप की बात करें इसमें, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि रिजोनेंस की बात करेंगे, तो रिजोनेंस में ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ बना ये खिसक के डबल बॉन्ड ही आएगा। जब अनुनाद संरचना बनाएंगे तो डबल बॉन्ड हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे ही तो बनाते थे कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर शो होगा, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब ये कंडीशन आ जाएगी तो फिर ये बहुत भयंकर अनस्टेबल हो जाएगा पहले वाला। तो देखिए ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया, और हमारा ये तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये तो अनस्टेबल हो ही गया। हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, वो है सी। तो वही कह रहा है कि ऑप्शन ए द कार्बोकेटायन इज एट पैरा पोजिशन with respect to nitro group and even after resonance the carbocation form at ortho position only। तो यहाँ पर देखिए
क्या है, कह रहा है कि ऑप्शन ए द कार्बोकेटायन इज एट पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप के हिसाब से देखा जाएगा ऑप्शन ए में, तो ये आर्थो पोजीशन होती है, यहाँ पर ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ऐसे हम लोग बनाते थे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, ये इसके साथ में, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इधर इस तरह से एक बॉन्ड छोड़ के आएगा। मतलब कुल मिला के ये रिजोनेंस में, फिर रिजोनेंस जब होगा तो ये NO2 के पास ही ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो वही कह रहा है कि ऑप्शन ए द कार्बोकेटायन इज एट पैरा पोजीशन, कार्बोकेटायन पैरा पोजीशन पे होगा विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप की तुलना से अगर हम देखें, और जब रिजोनेंस होगा तो रिजोनेंस में धीरे धीरे वो आर्थो पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पर पैरा है, फिर यहाँ आर्थो में पहुंच गया, तो वैसे यहाँ पर है पैरा में जाएगा, फिर आर्थो में पहुंच जाएगा, तो कुल मिला के लास्ट में आर्थो पोजीशन पे ही पहुंच जाएगा। दैट्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज शोन इन ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी में क्या है, सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा यही सी वाला होगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इसको गंभीरता से समझें तो नाइट्रोजन यानी NO2 ग्रुप चूँकि -I इफेक्ट वाला है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा दूर रहेगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखिए आर्थो मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पर तो डायरेक्ट उसी से है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पर फिर डायरेक्ट उसी से है। तो सबसे दूर इस NO2 ग्रुप से यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोटी मोटी भाषा में। अब क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है, तो यहाँ पर देखिए बना के देखते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि डबल बॉन्ड होगा तो उसे यस मान लेंगे, और ये 2 हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड वाले, तो sp2 हो जाएगा, sp2। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड मान लेंगे, इसको अगर यस मान लें तो एक हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड से है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हो जाएगा। अगर इसको देखें तो ट्रिपल बॉन्ड को अगर यस मान लें तो एक ही सिंगल बॉन्ड बचता है, तो ये sp हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये ट्रिपल बॉन्ड को एक मान लें तो एक हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो sp हो जाएगा। तो sp2 sp2 sp sp, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बना के दिखाया sp2 sp2 sp sp, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है, कह रहा है द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1,1 मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल। तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल को हम लोग किस विधि से अलग करते हैं। तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल है, उसको स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा हम लोग गर्म करते हैं। जाहिर सी बात है कि स्टीम का मतलब भाप होता है, अगर भाप बनेगी तो भाप से किसी चीज़ को कैसे अलग करेंगे, जब दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे भाप बनेगी। तो द आर्थो एंड पैर नाइट्रोफिनाल आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन सिंस आर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग व्हाइल पैरा आइसोमर इज नॉट स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थोड़ा सा बड़ी बात आपसे कह दिया है, तो पहले हम इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आर्थो नाइट्रोफिनाल, तो कहने का मतलब ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मान लीजिए कोई NO2 ग्रुप लगा है और यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, OH को ही फिनाइल बोलते हैं। तो ये दोनों अब पास पास हो गए। जब ये दोनों पास पास हो गए तो ये आपस में
ये जो ऑक्सीजन है इसकी, जैसे NO2 ग्रुप लिखते हैं डबल बॉन्ड और इस तरह से O लिखेंगे और इसको जब बनाएंगे तो O के साथ ये H बनाएंगे तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, पास पास है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपनी आकृति को कम कर लेता है, सिकुड़ेगा। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो सिकुड़ने की वजह से इसका आकार जो है छोटा हो जाएगा। जब आकार छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि कोई भारी चीज़ है तो उसको उठा के ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, हल्की चीज़ है उसको आराम से उठा सकते हैं। तो ये हल्का हो जाएगा। इस वजह से जब हम इसको आग में गर्म करेंगे, हीट देंगे उबालने के लिए, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है जल्दी वाष्पित हो जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल रह जाएगा। इस वजह से ये हमारा आर्थो नाइट्रोफिनॉल को पैरा नाइट्रोफिनॉल से हम लोग अलग कर सकते हैं। और इस तरह एक ही मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, इसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, जैसे एक HOH ये अलग मॉलिक्यूल है और एक HOH ये अलग मॉलिक्यूल हो जाए और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, ये डॉट डॉट बनना चाहिए। डॉट डॉट से दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्योंकि वीक होता है। तो इस तरह एक ये मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है। इसमें देखिए एक ही ये कंपाउंड है, उसी में मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग है, इसलिए इसे इंट्रा बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते। इन दोनों बातों का ध्यान देना। तो पैरा में चूंकि ये ऑक्सीजन OH यहाँ पर जुड़ेगा तो ये NO2 ग्रुप और ये OH बहुत दूर हो जाएंगे, इसलिए ये हाइड्रोजन इस NO2 की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए फैला हुआ रहेगा मॉलिक्यूल। और फैला हुआ रहेगा तो इसको भाप के रूप में उड़ाना कठिन होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर की वजह से इसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। तो ये देखिए NCERT में स्टीम डिस्टिलेशन दिया गया है। तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि जो एनिलीन है हमारी, इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। तो एनिलीन को भी एनिलीन वाटर मिक्सचर से हम लोग इसी स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। तो NCERT में भी हम लोग देखते चलेंगे ताकि मामला क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बनाया गया है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये देखिए वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये अलग अलग अगर मॉलिक्यूल होंगे तो इनके बीच जो बनेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये आर्थो पोजीशन होती है बगल वाली, ये मेटा, ये पैरा, NCERT में पढ़ चुके। तो ये देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। अब इसको उड़ाना कितना कठिन है, कितना छोटा मॉलिक्यूल, इसको उड़ाना आसान है। तो इसलिए ये कम टेम्परेचर पर भाप बन जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नाम हमको लिखना है। तो IUPAC नाम में देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबरिंग किधर से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो CHO है एल्डिहाइड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग नंबरिंग जो ये पेरेंट चेन है, सबसे लंबी वाली चेन को जनक चेन या पेरेंट चेन के रूप में चुनते हैं। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़ेंगे। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कम नंबर मिलेंगे। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको 5वां नंबर, इसको 6वां, ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हमें कम नंबर देना है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। पहली पोजीशन पर कीटोन है, दूसरी एल्डिहाइड है, तीसरी पोजीशन पर कीटोन है, फिर चौथी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अब नाम कैसे लिखेंगे? जब नाम लिखेंगे तो संख्या के बीच डैश करेंगे, अक्षर के बीच डैश करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे ABCD के क्रम में। तो देखिए के पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए कीटोन को पहले लिखा गया। तो 3 कीटो, C डबल बॉन्डो को कीटोन बोलते हैं, C डबल बॉन्डो OH को एल्डिहाइड बोलते हैं। तो 3 कीटो
अब 2 पर यह मेथिल ग्रुप लगा है तो 2 मेथिल, चूँकि यह बाद में आता है के ABCD लिखने में। अब हेक्ज 4 और नाल, ये एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज करते हैं। तो 3 कीटो 2 मेथिल, 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्ज 4 इन है ये। तो इन के लिए, चूँकि डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं तो 4 इन हो गया। और पहली पोजीशन पर एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं तो अल लिख दिया। आप 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1 ही मानते हैं, इसलिए 1 जनरली नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 कीटो 2 मेथिल हेक्ज 4 इनल, ये हमारा नाम हो जाएगा IUPAC। अब आ जाता है 31वां नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।